हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 15 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। इसके साथ ही हम देखेंगे R-37M मिसाइल के बारे में। देन इंडियाज पाम ऑयल इंपोर्ट, ये अभी इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि भारत का जो इंपोर्ट है पाम ऑयल का वो कितना डिक्लाइन हुआ है और इससे संबंधित क्या योजनाएं हैं भारत सरकार की। देन हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो कि भारत में पहला है, ये कहाँ पर लगा है ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। देन एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 के बारे में हम देखेंगे कि ये किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। देन हम देखेंगे नेजरिम कॉरिडोर के बारे में, ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही कौन कौन इसके एम्बेसडर्स नियुक्त किए गए हैं। देन हम देखेंगे डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी की गई है इसके बारे में। इसमें टॉप परफॉर्मर स्टेट्स कौन से हैं और क्या इसके पैरामीटर्स हैं। देन हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में। अभी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। सो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। सो यहाँ पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एनसीएसके इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established टू स्टडी एंड मॉनिटर द वर्किंग कंडीशंस ऑफ सफाई कर्मचारीज एंड recommend measures फॉर their improvement. And second, the NCSK has the power to investigate complaints of atrocities against Safai Karmcharis and recommend appropriate action to the concerned authorities. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। सो अभी ये चर्चा में रहा बिकॉज द कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज फॉर द 3 more year till March 31st 2028, and the extension aims to improve the working conditions of sanitation workers and eliminate manual scavenging. सो इस कमीशन को पहली बार सेटअप किया गया था 1994 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993, and it was functioning as a statutory body till 2004 when the law lapsed, and since then the commission has been acting as a non-statutory body under the social justice ministry, with its tenure being extended from time to time. सो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, प्लस 5 मेंबर्स होते हैं। सो टोटल इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। और जो ये 5 मेंबर्स हैं इनमें एक फीमेल मेंबर भी होती हैं। सो इस कमीशन की बात करें तो ये रेकमेंड करता है पॉलिसीज फॉर वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सफाई कर्मचारीज। देन इट ऑल्सो मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड लॉज लाइक द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013। Then it also investigates grievances and policy lapse and ensures 30 lakh rupees compensation for severe deaths and 10 to 20 lakhs for disabilities. सो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए जो कुछ स्कीम्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो एक तो है नमस्ते स्कीम जिसका उद्देश्य है प्रोफाइलिंग ऑफ
Septic tank workers provide occupational safety training, protective kits, and health insurance. And the next one is National Safai Karmchari Finance and Development Corporation. सो ये ऑफर करता है कंसेशनल लोन एंड फाइनेंशियल एड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सफाई कर्मचारीज एंड देयर फैमिलीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। R-37M मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है R-30M मिसाइल ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया या फिर फ्रांस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये डेवलप की गई है रशिया के द्वारा। आप देख सकते हैं रशिया हैज ऑफर्ड इंडिया द R-30M missile, one of the world's best air-to-air missiles, and it was developed by Russia, and it is designed to target enemy fighter jets and drones beyond visual range. It evolved from R-33 missile and targets high-value platforms like tanker aircraft. So its guidance system includes inertial navigation, radar homing, and semi-active radar for the terminal phase. So the missile has a range of 300 to 400 kilometer and speeds up to 6 Mach, making it highly effective for long range interception. तो आप ध्यान रखेंगे R-37M मिसाइल जो है ये संबंध रखती है रशिया से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about the India's palm oil import. तो यहाँ पर भारत में जो पाम तेल आयात है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। एंड सेकंड, a significant portion of India's palm oil import comes from Indonesia and Malaysia. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको इंडिया का जो पाम ऑयल इंपोर्ट है उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये बताना है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं India's palm oil import dropped 65% year on year in January 2025, reaching a 13 years low. सो पाम ऑयल की बात करें तो ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है derived from the mesocarp of the fruit of the oil palms. So it is used as cooking oil and in everything from cosmetics, processed foods, cakes, chocolates, spreads, soaps, shampoo, and cleaning products to biofuel. So the use of crude palm oil in making biodiesel is being branded as the green diesel. So काफी सारी जगह इसका उपयोग होता है, इसलिए भारत काफी मात्रा में इसको इंपोर्ट करता रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देखें तो इसके इंपोर्ट में डिक्लाइन देखा गया है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो इंडोनेशिया एंड मलेशिया टुगेदर अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन, विद इंडोनेशिया प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट क्वांटिटी। इसके साथ ही भारत की बात करें तो भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 में लॉन्च किया था नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम ऑयल से रिलेटेड, which targets a substantial increase in oil palm cultivation and crude palm oil production. और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद a special focus on the north east region and the Andaman and Nicobar Islands, with a focus on increasing the area and productivity of oil seeds and oil palm. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant has been launched in which city?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किया गया है न्यू दिल्ली में। देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह inaugurated India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant जिसका नाम है सृजनम at एम्स न्यू दिल्ली। It was developed by the Council of Scientific and Industrial Research, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology. And this plant has an initial capacity of 400 kg per day and can process 10 kg of degradable medical waste daily. India generates 743 tons of biomedical waste daily, posing health risks. Srijanam is validated for antimicrobial effectiveness and is safer than organic fertilizers. आप ध्यान रखेंगे, भारत का जो पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उसका नाम है सृजनम, और इसको शुरू किया गया है एम्स नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city is the host of the World Government Summit 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं पेरिस फ्रांस, दुबई यूएई, न्यू दिल्ली इंडिया या फिर बीजिंग चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा दुबई यूएई में। आप देख सकते हैं, द 12th World Government Summit held in Dubai, UAE on February 10th, 2025 and runs until 13th of February 2025. It gathers global leaders, experts and decision makers to shape the future of governments. और इस समिट की थीम रही है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इन 2013। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term exercise cyclone 2025 recently seen in the news is related to which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में आया शब्द जो अभ्यास चक्रवात है उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं द साइबर वॉरफेयर सिमुलेशन प्रोग्राम कंडक्टेड बाय नाटो, सेकंड अ नेवल ड्रिल कंडक्टेड बाय इंडिया एंड यूएसए, थर्ड अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशन रीजन, या फिर अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक्सरसाइज साइक्लोन है उसका संबंध किससे है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के मध्य। आप देख सकते हैं, इंडिया एंड इजिप्ट विल होल्ड एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 फ्रॉम February 10 to 23 in Rajasthan. And this is the third edition of Cyclone exercise. The first edition of the exercise was conducted in 2023 and second edition was in Egypt and it was in 2024. फर्स्ट एक्सरसाइज इंडिया में हुई है, सेकंड इजिप्ट में, एंड देन ये थर्ड एडिशन है जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज के गोल की बात करें तो इट्स गोल इज टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू आर्मीज
and training will include real world scenarios and tactical drills. और इसका मोटो है टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्सेल. The exercise will involve the special forces of both countries. The Indian Army and the Egyptian Army would train together in desert conditions. And the focus will be on counterterrorism, high intensity combat, and survival techniques. So, military cooperation between India and Egypt has strengthened in recent years, and the both countries have emphasized the need to strengthen security efforts. So the exercise will allow both forces to operate together in simulated combat situations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The term Najarim corridor recently seen in the news is related to which of these? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में आया ये जो शब्द है नेजरिम कॉरिडोर ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं अ प्रपोज्ड ट्रेड रूट अंडर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. Second, a strategic military corridor created by Israel in the Gaza Strip. Second, third, a maritime security corridor in the South China Sea या फिर a refugee migration route between Ukraine and Poland. को बताना है नेजरिम कॉरिडोर का संबंध किससे है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. So it is a strategic military corridor created by Israel in the Gaza Strip. आप देख सकते हैं Israeli forces have withdrawn from the Negerim corridor as part of the Israel-Hamas ceasefire agreement. So the corridor was established by the Israel Defense Forces during the 2023 to 2025 Gaza war. And this corridor was located south of the Gaza city, stretching 4 miles from Gaza-Israel border to Mediterranean Sea. And it was named after the former Negerim settlement, which was evacuated in 2005 when Israel disengaged from Gaza. So, this corridor played a key role in military operations during the conflict, allowing Israel to restrict Hamas movements between northern and southern Gaza. And similar military corridors have been used in the past conflicts for strategic control and buffer zones. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who has been named the event ambassador for the ICC Champions Trophy 2025 from India? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का इवेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं शिखर धवन, एमएस धोनी, युवराज सिंह या फिर सचिन तेंदुलकर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये चुना गया है शिखर धवन को. आप देख सकते हैं शिखर धवन has been named one of the 4 event ambassadors for the ICC Champions Trophy 2025 and the tournament will be held in Pakistan and Dubai from 19th of February to 9th of March 2025. सो शिखर धवन के अलावा जो बाकी एम्बेसडर्स हैं उनमें शामिल हैं सरफराज अहमद जो कि संबंध रखते हैं पाकिस्तान से, देन सेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया एंड टिम साउदी न्यूजीलैंड. So they will provide exclusive insights on the tournament through guest columns. And the ICC Champions Trophy returns to Pakistan for the first time since the 1996 ODI World Cup, which Pakistan co-hosted with India and Sri Lanka. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
Which state ranked first in the Devolution Index Report 2024 released by the Union Minister of State from Panchayati Raj SP Singh Baghel? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा जारी हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2024 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसमें फर्स्ट प्लेस पर है कर्नाटका। आप देख सकते हैं Karnataka ranked first in the index with a score of 72.23, followed by Kerala 70.57 and Tamil Nadu 68.38. Uttar Pradesh showed significant improvement, advancing from 17th to 5th position due to enhanced accountability measures. So this report accesses the decentralization of power and governance capabilities of Panchayati Raj institutions across Indian states and union territories. और ये जो रैंकिंग है ये इवेल्युएट की जाती है 6 डायमेंशंस पर, जो कि है फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। So the index specifically examine how free panchayats are to make and implement independent decisions reflecting the true spirit of Article 243G of the Constitution. So devolution has increased from 39.9% to 43.9% during 2013-14 to 2021 and 22। और आपने देखा कि जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कैपेसिटी इन्हांसमेंट की बात करें तो ये इंक्रीज हुई है फ्रॉम 44% टू 44.6% ड्यू टू इनिशिएटिव्स लाइक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which Indian state was President's rule imposed in February 2024 following the resignation of Chief Minister N. Biren Singh? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है या लगाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये लगाया गया है मणिपुर में। आप देख सकते हैं President's rule was imposed in Manipur following the resignation of Chief Minister N. Biren Singh, and the Ministry of Home Affairs issued an official notification citing Article 356 of the Indian Constitution. And the governor's report to President Draupadi Murmu led to the decision. So, President's rule refers to the imposition of direct central government control over a state due to governance failure, and it is enforced under Article 356 of the Indian Constitution. So, during this period, the governor acts as the constitutional head on the behalf of the president, and the state's legislative assembly may be dissolved or placed under the suspended animation. So, President's role is crucial for maintaining the federal structure of the Indian polity and also ensuring that the governance remains stable even in the crisis. So, Article 355 to 357 in Part 18, along with the Article 365 in Part 19 of the Indian Constitution, प्रेसिडेंट रूल से संबंधित जो चीजें हैं वो इनमें दी गई हैं। सो आर्टिकल 355 की बात करें तो इसमें दिया गया है ऑब्लिगेशन ऑफ द यूनियन टू सेफगार्ड स्टेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल
disturbances. And 356 is it allows the president to take over the functions of the state government when the constitutional machinery fails. Article 357 में है it empowers the president to legislate for the state by ordinance if necessary. And then Article 365 consequences of failing to comply with or implement directions issued by the union government. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.